स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग प्रैक्टिस सेशन करते हैं। और जिन लोगों को भी अभी तक नहीं पता है, तो आप लोगों के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का बिल्कुल नया बैच कल से प्रारंभ हो गया है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी को टारगेट करते हुए दोस्तों 100 दिन के अंदर अंदर आपके पूरे सिलेबस को खत्म कर दिया जाएगा, जहां पे हम लोग आपके सिलेबस के एक एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ टॉपिक को हम लोग आसान सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ते रहेंगे। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि नोट्स के माध्यम से आप रिवीजन करते रहें। साथ ही साथ में समय समय पे मैं आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप ये बात समझ पाए कि आपकी कमजोरी क्या है। जो प्रश्न आप गलत कर रहे हैं टेस्ट सीरीज में, वो प्रश्न कहाँ से गलत कर रहे हैं, और अगर जो गलती हो रही है तो उसको आप सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए। ऐसे ही प्रोसेस को अपनाते रहिए, ताकि आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही बेहतर हो पाए। साथ ही साथ में मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप इस बात को भी समझ पाए कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। और दोस्तों, आपका करंट भी एग्जाम के समय कवर करा दिया जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिलती है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार कोर्स को परचेज करते हैं, तो इन फ्यूचर में कोई भी परीक्षा आती है, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर जो एलटी ग्रेड की या जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा वैकेंसी आती है, या फिर झारखंड में कोई वैकेंसी आती है, बिहार में कोई वैकेंसी आती है, कहीं की भी कोई वैकेंसी आएगी, जब भी नया बैच प्रारंभ होगा तो आपको वहां पे ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस जमा करने की जरूरत नहीं होती है। जो लाइव क्लास होगी दोस्तों, वो होती है दोपहर में 12 बजे से। 12 से 1 क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस अगर जो वहां पे 12 से 1 आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी। तो एडमिशन की जो फीस है वो काफी कम रखी गई है। एडमिशन की फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 2000 रुपए रखा गया है। तो आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी। ये जो नीचे नंबर आ रहा है, मैं लिख भी दे रहा हूँ, 9415 863 इसी नंबर पे आपको फीस पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से। और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर जो आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। सारी बैचेज जो हैं वो अलग अलग मौजूद हैं। तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ। और आज के सेशन का पहला प्रश्न दोस्तों आप लोग के सामने ये रहा। चलिए, कि रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है, क्या ये बात सही है? और अगर जो मूल्य कारण दिया गया है कि मूल्य का श्रम सिद्धांत घरेलू व्यापार में चरितार्थ होता है, किंतु जब इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लागू करते हैं तो ये टूट जाता है। चलिए, गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं इस प्रश्न को। अरे भाई, एक चीज समझिए, हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार को पढ़ते हैं ना। तो जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार को पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? एक देश दूसरे देश से क्या कर रहे हैं? व्यापार करते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग रिकार्डो साहब की थियरी को पढ़ते हैं, कि रिकार्डो साहब कहते हैं कि दो देश आपस में इसलिए व्यापार करते हैं क्योंकि दोनों की उत्पादन लागत में क्या होती है? भिन्नता होती है। फिर हमने हेक्सर ओहलिन को भी पढ़ा। तो हेक्सर ओहलिन साधन प्रचुरता की बात करते हैं, कि भैया दो देश आपस में इसलिए व्यापार करते हैं कि जिस देश में जो प्रचुर संसाधन विद्यमान होते हैं, उसी संसाधनों का प्रयोग करके वो उत्पादन करता है और वस्तुओं का निर्यात करता है। ऐसे ही तो हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये कारण में देखिए कि श्रम का मूल्य सिद्धांत घरेलू व्यापार में चरितार्थ होता है। बिल्कुल ठीक है, घरेलू व्यापार में चरितार्थ होता है, किंतु जब इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लागू करते हैं तो ये टूट जाता है। नहीं भैया, ये श्रम का जो मूल्य सिद्धांत है, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी लागू होता है, अर्थात एक देश से दूसरे देश की भी बात होती है। तो ये वाली बात तो गलत हो जाएगी। आर जो है वो गलत है, और दोस्तों ए जो है वो सही है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो रिकार्डो साहब ने जो थियरी दी थी वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में दिया था।
और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या, कि एक देश दूसरे देश से क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भैया घरेलू मार्केट में तो ये ठीक है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनका नियम लागू नहीं होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी दोस्तों इनकी थियरी क्या होती है, लागू होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा एक ऐसा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है, बिल्कुल। तो ये अच्छा सा प्रश्न है, ये बहुत ही अच्छा सा प्रश्न और प्यारा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो विशिष्ट शुल्क के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, तो ये मात्रा पे आधारित शुल्क होता है। जैसे जब आप पनीर खरीदते हैं, तो जब आप क्या करते हैं, पनीर खरीदते हैं, तो पनीर खरीदते हैं तो जितनी क्वांटिटी लेंगे, 1 किलो लेंगे तो उस पर अलग टैक्स लगेगा, 2 किलो लेंगे तो उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा। तो जब किसी वस्तु की मात्रा के आधार पे, अर्थात किसी वस्तु की क्वांटिटी के आधार पे टैक्स लगाया जाएगा, तो उसे विशिष्ट शुल्क रखा जाएगा। मतलब कि हम उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी जो मात्रा है, उसके आधार पे जब हम टैक्स लगाते हैं तो उसे कर बोलते हैं। तो ये मात्रा पे आधारित शुल्क होता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक होने वाला है। आत्मनिर्भरता, अगर कोई राष्ट्र आत्मनिर्भर है तो व्यापार की अनुपस्थिति नहीं, भैया आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि केवल व्यापार की अनुपस्थिति ना हो। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है, केवल व्यापार की अनुपस्थिति ना हो, विदेशी सहायता की अनुपस्थिति हो। किसकी अनुपस्थिति हो, विदेशी सहायता, विदेशी सहायता अनुपस्थित हो। ठीक है, अब आप कहेंगे सर विदेशी सहायता और व्यापार में क्या लेना देना है। तो देखिए, हम पढ़ते हैं ना कि बंद अर्थव्यवस्था, तो जो बंद अर्थव्यवस्था होती है वो क्या करती है कि अपने आप को आत्मनिर्भर मानती है, अर्थात वो अन्य देशों के साथ कोई भी लेन देन नहीं करता है या अन्य देशों से कोई भी आर्थिक क्रियाएं वो संचालित नहीं करता है। ठीक है, तो आत्मनिर्भर होने का मतलब ये है कि हम विदेशों से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं लेंगे। हमारे देश की जो मांग है उसकी पूर्ति जो है वो अपने देश के उद्योगों के द्वारा ही हम कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर जो हम कोलगेट की हमारी मांग है तो कोलगेट जो है वो हमारे देश की ही कंपनी बनाएगी। साबुन की हमारी मांग है तो साबुन हमारे देश की ही कंपनी बनाएगी। हम किसी विदेशी देश से साबुन, कोलगेट या किसी भी प्रकार को ना मंगाएंगे और ना ही उनसे कोई आर्थिक सहायता प्राप्त करेंगे। तो व्यापार अनुपस्थित तो होता ही होता है, लेकिन ये छोटी टर्मिनोलॉजी है, बड़ी टर्मिनोलॉजी है कि किसी प्रकार की कोई भी सहायता हम उनसे नहीं लेंगे, यहाँ तक कि हम उनसे ऋण भी नहीं लेंगे। तभी कहेंगे कि हमारा देश क्या है, आत्मनिर्भर है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, सीमा शुल्क मुख्य रूप से वस्तु मूल्यों को प्रभावित करते हैं और कारण दिया गया है कि मात्रात्मक प्रतिबंध इस ढंग से लगाए जाते हैं कि वे आयातित या निर्यातित वस्तु के परिणाम को निर्धारित करते हैं। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आराम से सेशन को करिएगा, क्योंकि आपके पेपर में दोस्तों पीजीटी की अगर जो बात करें, पीजीटी लेवल के जो भी परीक्षाएं हैं उसमें ये कथन और कारण वाले प्रश्नों का वेटेज बढ़ने वाला है। ठीक है, तो इन प्रश्नों पे भी क्या करना है कि बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई। देखिए, सीमा शुल्क मुख्य रूप से वस्तु मूल्यों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक शुल्क लगाया जा रहा है, मतलब मान लीजिए कि कोई एक सीमा से दूसरी सीमा में वस्तु जब एंट्री कर रही है तो उसके ऊपर क्या कर लिया जा रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है। जैसे कि आप देखते हैं ना, आप सुनते हैं ना कि दिल्ली में जो बियर होता है वो सस्ता मिलता है, लेकिन अगर जो उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे बियर उतना सस्ता नहीं मिलता है। आपने अक्सर सुना होगा कि दिल्ली में जो बियर है वो क्या है, सस्ता मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उतना सस्ता नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि जब अलग अलग राज्यों में चीजें जाती हैं तो उस पर अलग अलग टैक्स लगाया जाएगा, और जहां पे ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा वहां पे कीमतें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। तो देखिए, सीमा शुल्क मतलब एक सीमा से दूसरे सीमा में कोई वस्तु जा रही है, ध्यान से देखिए, सीमा शुल्क मुख्य रूप से वस्तु मूल्यों को प्रभावित करता है। बात तो भैया ये 100% ठीक है
कि सीमा शुल्क अगर जो गवर्नमेंट किसी वस्तु पे टैक्स लगाएगी तो वो उन वस्तुओं की कीमतें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, कीमत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मात्रात्मक प्रतिबंध इस ढंग से बनाए जाते हैं कि वे आयातित या निर्यातित वस्तु के परिणाम को निर्धारित करता है। मात्रात्मक प्रतिबंध क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। मात्रात्मक में क्या होता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मात्रात्मक प्रतिबंध का मतलब क्या होता है कि हमने आपसे ये कह दिया कि देखिए हम 5,000 टन ही किसी वस्तु को लेंगे या 5,000 रुपए की ही वस्तु हम आपसे प्राप्त करेंगे, तो ये मात्रात्मक मतलब मात्रात्मक प्रतिबंध के अंतर्गत एक क्वांटिटी निर्धारित कर दी जाती है कि इतनी क्वांटिटी में क्या कर सकते हैं आप हमारे सीमा में वस्तुओं को ला सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो मात्रात्मक प्रतिबंध इस ढंग से बनाए जाते हैं कि वे आयातित या निर्यातित वस्तु के परिणाम को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि हाँ सर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, औद्योगिक रूप से उन्नत देश द्वारा प्रभावी संरक्षण उपागम को व्यवहार में लाया गया है, क्या ये बात सही है? और अगर जो अब यहाँ पे संरक्षण की बात हो रही है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा ये उद्योगों में संरक्षण की बात कर रहा है, ये फर्मों के संरक्षण की बात कर रहा है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जहाँ पे केवल एक चीजों को आप पढ़ लेंगे, जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार पढ़ रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार अगर जो बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया तो भी इस बात की गारंटी नहीं है कि उससे संबंधित प्रश्नों को आप सही कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसमें जिस शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है, जिस भाषा का प्रयोग होगा वो समष्टि से भी संबंधित हो सकता है, व्यष्टि से भी संबंधित हो सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था से भी संबंधित हो सकता है। तो वो जितने भी आपके इकोनॉमिक्स के यूनिट है सबसे संबंधित हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों आपको पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत है। और दोस्तों 12 बजे से क्लास आप लोगों की लाइव हो रही है उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए। टारगेट बैच 100 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट बैच खत्म कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने भी अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके एडमिशन ले सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई कि औद्योगिक रूप से उन्नत देश द्वारा प्रभावी संरक्षण उपागम को व्यवहार में लाया जाता है, क्या ये बात सही है? और औद्योगिक देश पूंजीगत वस्तुओं पर अपेक्षाकृत कम दर से प्रशुल्क को लगाते हैं। जैसे आज ही हमने आपको बताया था दोस्तों आर्थिक प्रणाली, जब आप लोग को मैं पढ़ा रहा था एप्लीकेशन पे तो इसी के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हमने किया था। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं तो देखिए औद्योगिक रूप से जो उन्नत देश होते हैं, औद्योगिक रूप से जो उन्नत यानी जो जहाँ पे उद्योग जो होते हैं वो बेहतर होते हैं अर्थात उत्पादन का स्तर ज्यादा होता है, तो संरक्षण उपागम को वो व्यवहार में लाए हैं। या इसका मतलब क्या हो गया, संरक्षण उपागम का मतलब कि जो अपने देश के अंदर उद्योग हैं उनको क्या दिया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है ताकि हमारे उद्योग बेहतर हो सके। जैसे मान लीजिए कि हम ये कहें कि अगर जो हमें अपने कोलगेट के उद्योग को बढ़ाना है, अगर जो कोलगेट पेस्ट बनाने वाली जो उद्योग है उनमें क्या करनी पड़ रही है, उनको और अच्छी स्थिति पहुंचाना है, तो हमको विदेश से आने वाला जो कोलगेट है उस पे क्या करना पड़ेगा, प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। तो अगर जो हम जैसे देसी प्रोडक्ट हमारा क्या है, जैसे आप देखते हैं ना कि पतंजलि का, तो अगर जो हमको पतंजलि के प्रोडक्ट को क्या करना है, प्रमोट करना है, तो विदेश से आने वाले सारे कोलगेट को हमको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो वही बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो हम उनको रोक देंगे तो हमारा जो कोलगेट का उद्योग है वो क्या होने लगेगा, बेहतर होने लगेगा। बात बिल्कुल ठीक है। और औद्योगिक देश पूंजीगत वस्तुओं पर अपेक्षाकृत कम दर से प्रशुल्क लगाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तभी तो उद्योग का बढ़ावा होगा। अगर जो औद्योगिक देश पूंजीगत वस्तुओं पर ज्यादा प्रशुल्क लगाएंगे तो ऐसी स्थिति में निवेश की दर में कमी आएगी। तो जो भी औद्योगिक देश होंगे वो पूंजीगत वस्तुओं पे क्या करेंगे, कम से कम प्रशुल्क लगाएंगे ताकि एक उद्यमी जो है वो अधिक से अधिक क्या कर सके, इस बात के लिए मोटिवेट हो सके
कि हमको उत्पादन करना है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए दोस्तों सही है, ए और आर दोनों सही है और ए आर का को सही डिस्क्राइब भी कर रहा है। अगला, प्रतिबंधित करेंसी कहा जाता है। प्रतिबंधित करेंसी किसे कहा जाता है भाई? प्रतिबंधित करेंसी कहा जाता है। क्या उत्तर आ रहा है? प्रतिबंधित करेंसी कहा जाता है। सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। बिल्कुल ठीक है, प्रतिबंधित करेंसी कहा जाता है। और जिन लोगों ने भी पहले एडमिशन लिया है और उनकी फीस बाकी है, वो बाकी के बचे हुए फीस जमा करके पुनः क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी फीस बाकी थी। तो भैया अगर जो आपको दोबारा क्लास करनी है तो आप बचे हुए फीस को पेमेंट करके आप दोबारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि प्रतिबंधित करेंसी कहा जाता है। तो प्रतिबंधित करेंसी क्या होती है? बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत सारी गलतियां हो रही है, इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं? प्रतिबंधित करेंसी का मतलब क्या होता है कि करेंसी जो प्रतिबंधित की जानी है, यदि प्रचलित विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए देश की सरकार किसी न किसी रूप से क्या कर रही हो, हस्तक्षेप कर रही हो। ठीक है, एक तो होता है दोस्तों, एक क्या स्थिति होती है, एक होती है तैरती व्यवस्था होती है और दूसरा क्या होता है, प्रतिबंधित होता है। तो तैरने में क्या होता है कि यहाँ पे मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे करेंसी की वैल्यू निकाली जाती है। लेकिन अगर जो प्रतिबंधित करेंसी की बात करें तो यहाँ पे प्रचलित विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए देश की सरकार कहीं ना कहीं अपना क्या करती है, इसमें हस्तक्षेप करती है, मतलब प्रतिबंधित करती है चीजों को। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि मुद्रा की आय गति निर्भर करती है। मुद्रा की आय गति निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है भैया? बिल्कुल ठीक है, मुद्रा की आय गति निर्भर करती है। और थोड़ा सा मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा क्लास को। हो सकता है कि आपको लगे कि सर उतने ऊर्जा से क्लास नहीं ले रहे हैं, है ना? तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, तबीयत मेरी बहुत ज्यादा ठीक लग नहीं रही है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि कंटिन्यूटी न टूटे। चलिए अगला प्रश्न क्या है? और जो लोग भी लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। स्टार्टिंग में अभी तक जितने भी प्रश्न हुए हैं वो सारे बहुत ही बेहतरीन थे। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ये बोल रहे, ये बोल रहे, सी बोल रहे। तो मुद्रा की आय गति निर्भर करती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, मुद्रा की आय गति जो होती है वो किस पे निर्भर करती है? आप लोग बोल रहे हैं कि वह गति जिससे मुद्रा का स्टॉक आय कमाने वालों की ओर से अंतिम उत्पादक से उत्पादक की ओर क्या होती है, गतिशील होती है ना भैया। मुद्रा की आय गति का मतलब यह है कि लोगों को क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा लोग खर्च भी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग पैसा कमा भी रहे हैं। मतलब पैसा का सर्कुलेशन बढ़ जा रहा है कि सुबह में 1 लाख रुपए आया, शाम को 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, फिर सुबह में 1 लाख रुपए आया, शाम को 80,000 रुपए खर्च कर दिए। तो क्या हो रहा है, बार बार मुद्रा का रोटेशन हो रहा है। बार बार आपके पास 500, 1,000 के नोट आ रहे हैं, 2,000 के नोट आ रहे हैं और बार बार वो खत्म हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में मांग भी बहुत तेजी से है और अर्थव्यवस्था में क्या है, पूर्ति भी बहुत तेजी से है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर जो उत्पादन अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि जनता द्वारा मौद्रिक आय के व्यय की बारंबारता पे। तो जितने लोग भी ए बोलेंगे सर सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है, ना कि ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है। तो मुद्रा की आय गति जो निर्भर करती है वो जनता द्वारा मौद्रिक आय के व्यय की बारंबारता पे, कि आपको आय भी प्राप्त हो रहा है, आप बहुत पैसा कमा भी रहे हैं और आप बहुत ज्यादा पैसा क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। अर्थात मुद्रा की वेग जो है वो अर्थव्यवस्था में बहुत तेज है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि केंद्रीय बैंक द्वारा गुणात्मक साख नियंत्रण के साधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है? क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। केंद्रीय बैंक जो होता है दोस्तों वो क्या करता है, वो क्या करता है, साख पे नियंत्रण करने का कार्य करता है।
और साख पे नियंत्रण वो कितने विधियों से करता है? वो करता है दोस्तों 2 विधियों से। एक होता है गुणात्मक और दूसरा क्या होता है? चयनात्मक। ठीक है, एक होता है गुणात्मक और दूसरा होता है चयनात्मक। तो यहाँ पे गुणात्मक की बात बोल रहा है, सॉरी परिणात्मक। एक गुणात्मक होता है, दूसरा होता है परिणात्मक। सॉरी, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सी बोल रहे हैं सभी लोग। तो गुणात्मक के अंतर्गत दोस्तों क्या आता है और परिणात्मक के अंतर्गत ये क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि केंद्रीय बैंक द्वारा गुणात्मक साख नियंत्रण के साधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है? तो गुणात्मक साख नियंत्रण के रूप में दोस्तों मार्जिन की आवश्यकताओं में परिवर्तन, नैतिक दबाव, ठीक है, उसके बाद साख मापदंड आता है। और परिणात्मक के अंतर्गत बैंक दर आता है, रेपो रेट आता है, रिवर्स रेट रेपो रेट आता है, खुले बाजार की क्रियाएं आती है और आरक्षित अनुपात में परिवर्तन आता है। अगला, चलिए निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए और विकासशील देशों में राजकोषीय नीति के 2 प्रमुख उद्देश्य क्या है? राजकोषीय नीति, गवर्नमेंट राजकोषीय नीति अपनाती है। किस लिए अपनाती है गवर्नमेंट राजकोषीय नीति? बिल्कुल ठीक है, राजकोषीय नीति के अंतर्गत क्या होता है भैया? यही तो बात होती है ना कि सरकार अपने आय और व्यय को नियंत्रित करती है ताकि अर्थव्यवस्था का भी कल्याण हो सके और साथ ही साथ समाज का भी क्या हो सके? कल्याण हो सके। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? गवर्नमेंट के आय और व्यय को समेकित किया जाता है। मतलब राजकोषीय नीति के अंतर्गत क्या होता है? सरकार आय अर्जित करती है, ठीक है, और सरकार व्यय करती है। जब आय अर्जित करेगी तो कहां से अर्जित करेगी? कर के माध्यम से, हमसे और आपसे कर लेगी या ऋण ले सकती है, आंतरिक ऋण ले सकती है, बाह्य ऋण ले सकती है। और व्यय कहाँ पे करेगी? शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, इन सारी चीजों पे गवर्नमेंट व्यय करेगी ताकि देश की अर्थव्यवस्था में जब लोगों को सुविधाएं मिलेगी तो निजी निवेश में क्या आ जाएगी? बेहतरी आ जाएगी। और निवेश बढ़ेगा तो उत्पादकता का स्तर बढ़ेगा, उत्पादकता का स्तर बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश विकास के पथ पे अग्रसर होगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो तीव्र गति से आर्थिक विकास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट राजकोषीय नीति के अंतर्गत अपने व्ययों को भी ध्यान में लेती है, जिससे जब क्या होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली सब कुछ बेहतर होगा तो आप अगर जो बेरोजगार है तो भी निवेश के लिए सोचेंगे, निवेश करेंगे तो उत्पादकता बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय सब कुछ बढ़ेगा। ये बात बिल्कुल ठीक। मूल्य स्थिरता, ये भी बात सही है। मूल्य स्थिरता नहीं, मूल्य स्थिरता की बात नहीं होती है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि इसको मूल्य स्थिरता की जगह पे पता है क्या देना चाहिए कि आय वितरण में अच्छा दिया तो है न्यायोचित वितरण। हाँ ठीक है, न्यायोचित वितरण मतलब राजकोषीय नीति के अंतर्गत गवर्नमेंट का ये उद्देश्य होता है कि समाज के सभी वर्गों को क्या किया जाए कि लाभ पहुंचाया जाए। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, कथन और कारण। चलिए भाई बताइए। कथन दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक चयनात्मक ऋण विधियों नियंत्रण विधियों का प्रयोग देश में स्फीतिकारी शक्तियों की वृद्धि को रोकने में करता है और चयनात्मक ऋण नियंत्रण विधियां प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी कर मुद्रा के प्रसार को रोकती है। खूबसूरत सा प्रश्न है। अगर जो आप इकोनॉमिक्स के थोड़े बहुत ज्ञाता होंगे, मतलब इकोनॉमिक्स को थोड़ा बहुत ठीक से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को करके बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चयनात्मक ऋण नियंत्रण विधियों द्वारा प्रयोग में स्फीतिकारी शक्तियों की वृद्धि को रोकने में कम करता है। बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों साख पे नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, एक होता है चयनात्मक अभी हमने देखा और दूसरा क्या होता है? परिणात्मक।
तो इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत ये होता है कि सॉरी परिणात्मक, हाँ सॉरी सॉरी, तो इसमें क्या करती है, इसमें जो आरबीआई होता है वो प्रतिभूतियों का विक्रय करता है, और जब प्रतिभूतियों का विक्रय करता है तो जो मुद्रा का प्रवाह होता जो मुद्रा का प्रवाह होता है वो आरबीआई की तरफ चला जाता है। आरबीआई क्या करता है, नगद आरक्षित अनुपात लेकर के आता है, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि कर देता है, जिससे मुद्रा की पूर्ति आरबीआई की तरफ मूव कर जाती है। अर्थात अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और जब मुद्रा की मात्रा कम होगी तो लोगों के पास अब पैसा कम होगा, जब पैसा कम होगा तो लोग मांग कम करेंगे, मांग कम करेंगे तो ये जो मुद्रा स्फीति आई है इसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और चयनात्मक ऋण नियंत्रण विधियां प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी कर मुद्रा के प्रसार को क्या करती है, रोकती हैं। तो वही तो मैं बता रहा हूं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, तो जो लोग भी लेट से ज्वाइन किए हैं आप थोड़ा सा क्लास को आज मैनेज करिएगा, है ना। मैं शायद उस ऊर्जा से क्लास नहीं ले पा रहा हूँ जिस ऊर्जा से रोज लेता हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना महत्वपूर्ण है कि नहीं है। कर का समग्र भार विक्रेता वहन करेगा यदि, ये देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर जो किसी वस्तु के ऊपर कर लगाया जाएगा ना, तो ये क्या होगा, इस कर का भार या तो विक्रेता वहन करेगा, या तो विक्रेता वहन करेगा अर्थात जो उत्पादक है वो वहन करेगा, या तो क्रेता वहन करेगा, ठीक है। और जैसे क्रेता कब वहन करेगा, जैसे मान लीजिए कि नमक है, ठीक है, नमक, जैसे मान लीजिए नमक है, तो नमक के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टैक्स में वृद्धि कर दी, ठीक है। तो अब ये जो नमक हो गया, माचिस भी ले लीजिए, नमक हो गया या माचिस हो गया, माचिस, ठीक है। तो नमक और माचिस पे अगर जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, तो नमक और माचिस के उत्पादक जो करता है वो क्या करेंगे कि कर का पूरा भार जो होगा वो क्रेता के ऊपर डाल देंगे। क्यों डाल देंगे, क्योंकि नमक अगर जो 1,000 रुपए केजी हो जाएगा तो भी हम उपभोक्ता अर्थात हम क्रेता की मजबूरी है कि नमक खरीदेंगे। नमक 500 रुपए केजी हो जाएगा तो भी हम क्या करेंगे कि नमक खरीदेंगे, क्योंकि नमक नमक बिना तो सब सुना रहेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, तो ऐसी स्थिति में अगर जो मांग क्या है, बेलोचदार है, मांग अगर जो बेलोचदार है, मांग बेलोचदार होने का मतलब क्या है कि एक जो उपभोक्ता है वो अपने मांग में परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो अगर जो उपभोक्ता अपने मांग में परिवर्तन नहीं कर पा रहा है, जैसे कि नमक और माचिस में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, तो सारा का सारा कर जो लगाया जाएगा वो कौन वहन करेगा, क्रेता वहन करेगा। लेकिन विक्रेता कब वहन करेगा, जैसे मान लीजिए कि कोई साबुन की कंपनी है, जैसे लक्स है, लक्स के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, तो लक्स 10 रुपए की साबुन बेचता है, तो अब 2 रुपए ज्यादा गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया, तो लक्स अब अपनी साबुन 12 रुपए में नहीं बेचेगा। क्यों नहीं बेचेगा, क्योंकि भैया हमको लाइफ बॉय मिल जाएगा, हमको डब मिल जाएगा 10 ही रुपए में, तो हम 12 रुपए आपको क्यों देने जाए। तो ये जो 2 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स डाला है गवर्नमेंट ने लक्स कंपनी के ऊपर, वो खुद ही वहन करेगा, अर्थात विक्रेता ही वहन करेगा। अर्थात अगर जो मांग लोचदार है, इट मीन्स की उपभोक्ता अपने मांग को परिवर्तित कर सकता है, लक्स की जगह पे डब का इस्तेमाल कर सकता है, तो सारा का सारा कर जो वहन करेगा, कर का भुगतान करेगा वो विक्रेता करेगा। और अगर जो मांग लोचदार है अर्थात नमक और माचिस, ये इनएविटेबल है, आप क्या कर सकते हैं, इसको टाल नहीं सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में कर का पूरा भार किसके ऊपर होगा, क्रेता के ऊपर होगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार और पूर्ति क्या होगी, पूर्णतः बेलोचदार होगी, बिल्कुल ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, सही सुमेलित कौन है भाई। तो आज के बाद कभी भी ये गलत न करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बनता है ना, कि कब क्रेता के ऊपर पड़ेगा, कब विक्रेता, कर का भार कब क्रेता के ऊपर पड़ेगा, कब विक्रेता के ऊपर पड़ेगा। चलिए
ऑप्शन नंबर, जैसे अभी आप अमूल दूध का इस्तेमाल करते होंगे तो अमूल जो दूध पैकेट में आता है उसके कीमतों में वृद्धि हो गई। जहां पहले वो 10 रुपए का एक छोटा पैकेट आता था, अब 12 रुपए का आ रहा है। 1 लीटर 60 रुपए में आता था, अब 66 रुपए का आ रहा है। तो वो किसको देना पड़ रहा है? आपको ही देना पड़ रहा है, क्रेता को ही, क्योंकि आप अमूल ने आपके ऊपर क्या रखा है? एक विश्वास रखा है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? सी बोल रहे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है सर? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ए, बहुत सारी विविधता आ रही है। सी ए, बहुत सारी विविधता आ रही है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ए बोलिए ना भैया। ए क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखिए, जो राजकोषीय घाटा होता है ना, वो जीडीपी से संबंधित होता है। जीडीपी मतलब क्या हो गया भैया? जीडीपी में हम लोग क्या शामिल करते हैं? तो शामिल करते हैं कि समस्त आय और समस्त व्यय। जीडीपी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? समस्त सभी आय को और समस्त आय और समस्त व्यय का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, जीडीपी के अंतर्गत। और राजकोषीय घाटा के अंतर्गत भी दोस्तों बात यही होती है। और राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू क्या होता है? कुल व्यय माइनस कुल आय। ठीक है, राजकोषीय घाटा मतलब क्या होता है? कुल गवर्नमेंट की व्यय और कुल गवर्नमेंट की आय। ठीक है, यही तो राजकोषीय घाटा होता है, यही तो राजकोषीय घाटा होता है भैया। और जीडीपी में समस्त आय और समस्त व्यय की बात होती ही है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो अगर जो मान लीजिए कि गवर्नमेंट कुल व्यय 120 रुपए कर रही है और गवर्नमेंट की कुल आय 100 रुपए है, तो गवर्नमेंट की राजकोषीय घाटा कितने की हुई? 20 रुपए की हो गई। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये 20 रुपया नहीं होता है, ये हजारों हजारों करोड़ों में होता है, लाखों लाखों करोड़ों में होता है। ठीक है, ये मत कहिएगा कि सर जी ठीक है कि 20 रुपए का घाटा गवर्नमेंट को होगा, वो बस उदाहरण के लिए दिया गया। अगला, कि केंद्र सरकार के निम्नलिखित में से किस व्यय शीर्ष में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी राशि जाती है? मतलब राजस्व व्यय मतलब अपनी आय का सबसे ज्यादा जो व्यय होता है वो गवर्नमेंट किस पे करती है भाई? वो करती है ब्याज भुगतान पे। आप कहेंगे कि सर जी शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, इन सबसे ज्यादा इन पर उतना गवर्नमेंट पैसा नहीं खर्च करती है जितना ब्याज भुगतान पे। तो हाँ भैया करती है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या लेती है? ऋण भी तो बड़ी मात्रा में लेती है, हजारों हजार करोड़। ठीक है, कई लाख करोड़, इस प्रकार के बड़े बड़े ऋण लेती है। और उस पर अगर जो 1%, 2% या 3% भी पैसा देना पड़े, ब्याज देना पड़े, तो बड़ी मात्रा में क्या होता है कि गवर्नमेंट को आय का हानि होता है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि होम लोन लेते हैं, घर बनवाने के लिए लोन लेते हैं। ठीक है, तो जब घर बनवाने के लिए लोन लेते होंगे तो किसी न किसी से आपने सुना होगा कि अरे यार हम 10,000 रुपया खाली ब्याज दे रहे हैं। ठीक है, तो होम लोन लोग बनवा ले तो लेते हैं, लेकिन इतना पैसा वो ऋण में ले लेते हैं कि हर महीना कोई 10,000, कोई 5,000 केवल ब्याज दे रहा है, मूलधन नहीं, केवल ब्याज दे रहा है। तो इससे भी आप चीजों को थोड़ा सा समझ सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए और भारतीय आयकर किस प्रकार का आयकर है। ठीक है, भारत में किस प्रकार की व्यवस्था अपनाई जा रही है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब ये जो प्रश्न है वो इरिलीवेंट हो गया है। ये प्रश्न बहुत पहले पूछा गया है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत पहले पूछा गया है और अब ये जो है स्थिति बदल चुकी है। हमारे देश में वर्तमान समय में अधोगामी कर प्रणाली देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जब आय आपकी बढ़ती है तो उसी अनुपात में आपके ऊपर टैक्स के अनुपात में भी वृद्धि होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आपकी आय में बहुत तेजी से वृद्धि हो जाती है और उस अनुपात में टैक्स नहीं बढ़ पाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अधोगामी प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, तो अधोगामी प्रणाली हो जाएगा। ठीक है,
प्रगामी होता है? नहीं भाई। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए, भारतीय आयकर प्रगामी होता है, समानुपातिक होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो इसमें दोस्तों अब मुझे नहीं लग रहा है कि अब ये सेम ऑप्शन ये बनाएंगे, लेकिन अगर जो क्वेश्चन के मुताबिक आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि एक, सॉरी समानुपातिक नहीं होगा, प्रगामी होगा, प्रत्यक्ष होगा और आय लोचदार होगा। तो यहाँ पे अगर जो क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन अब वर्तमान समय में क्या हो गया है कि चीजें बदल गई है। अगला, कि आय की उच्च विषमता की अवस्था में आय का वितरण होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कि आय की उच्च विषमता की अवस्था में आय का वितरण होता है। तो देखिए दोस्तों, एक थियरी आपने पढ़ी होगी। चलिए पहले उत्तर करते हैं, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों आपने एक थियरी पढ़ी होगी, कौन सी थियरी? जे वक्र संकल्पना के बारे में आपने पढ़ा होगा। जे वक्र संकल्पना हमें ये बताता है कि जब कोई देश आर्थिक विकास करता है, जब कोई देश क्या करता है? आर्थिक विकास करता है, आर्थिक विकास करता है, तो सबसे पहले जो लाभ मिलता है वो उच्च वर्ग को मिलता है। अर्थात जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं उनको क्या होता है, अल्पकाल में अर्थव्यवस्था में जो उच्च लोग होते हैं, बड़े बड़े जब उद्यमी होते हैं तो उनको लाभ मिलता है। लेकिन ये दीर्घ काल में दोस्तों क्या होता है, समाज के सभी वर्गों में समान रूप से क्या होता है, प्रसारित होने लगता है। ठीक है, तो आर्थिक विकास जब किसी राष्ट्र में हो रहा है, जे वक्र संकल्पना हमें यही बताता है कि अगर जो कोई देश आर्थिक विकास कर रहा है तो सबसे पहले इसका लाभ किसको मिलेगा? उच्च वर्ग को मिलेगा, और उच्च वर्ग को मिलेगा लेकिन दीर्घ काल में, लेकिन धीरे धीरे बाद में चल करके निम्न वर्ग को भी इससे क्या होने लगेगा, लाभ मिलने लगेगा। अर्थात आय के वितरण जो होंगे वो दीर्घ काल में समान हो जाएंगे लेकिन अल्पकाल में असमान होंगे। कब आर्थिक विकास होगी, किस संदर्भ में इन्होंने कहा था, आप कमेंट करके बताइए। मैं बहुत बार आपको बताया हूं कि किस संदर्भ में ये बात करते हैं जे वक्र संकल्पना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गलतियां होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रथम पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस मॉडल से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो राष्ट्रीय नीति आयोग बनता है उसके ये अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। वो कब बनता है, 1949 में, और लोग ये रटे रहते हैं और इसी वजह से महालनोबिस मॉडल को कर देते हैं। लेकिन नहीं भैया, भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हैरल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता की किसको दी गई थी, कृषि को दी गई थी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। इसमें जो विकास का लक्ष्य रखा गया था वो 2.6% रखा गया था, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि प्राप्ति जो हुई थी वो 3.6 की हुई थी। तो हमें क्या हुआ था, लाभ हुआ था। क्यों लाभ हुआ था? अगला प्रश्न कि आर्थिक अपवाह के सिद्धांत को लोकप्रिय किसने बनाया था? आर्थिक अपवाह के सिद्धांत को लोकप्रिय किसने बनाया था? सभी लोगों से निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि आर्थिक अपवाह के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया किसने बनाया भाई? बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या उत्तर आ रहा है भाई, इजी सी बात है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, दादा भाई नौरोजी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। दादा भाई नौरोजी साहब ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि देखिए जो ब्रिटिश है ना वो क्या कर रहे हैं कि हमारे देश के कच्चे माल अपने देश में ले जा रहे हैं और वहां पे अपनी अच्छी टेक्नोलॉजी के माध्यम से
वो उत्पादन करके पूरे विश्व में उसको बेच करके दिन दूना रात चौगुना लाभ कमा रहे हैं। जैसे भारत में उस टाइम पता ही है दोस्तों कि बहुत सारे, भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी, और उस टाइम दोस्तों क्या था कि बहुत सारे हमारे प्राकृतिक संसाधन थे, लोहा था, सूत था, और इन सभी चीजों को ले जाकर के अंग्रेज क्या करते थे कि अपने देश में यहाँ से कच्चे माल ले जाते थे वहां पे, और फिर वहां से उत्पादन करके लाके भारत में ही बेचते थे। ठीक है, तो इसी संदर्भ में आर्थिक एक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाया गया मात्रात्मक उपाय नियंत्रण का निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाया गया मात्रात्मक उधार नियंत्रण का उपाय नहीं है? एक प्रश्न पक्का आता है आपके पेपर में दोस्तों, एक प्रश्न ये पक्का पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, किसी भी पेपर को उठा करके देख लीजिए। एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है कि ये बताइए कि केंद्रीय बैंक की जो साख नियंत्रण की जो दो विधियां होती हैं, उन दोनों विधियों में से एक प्रश्न जरूर पूछता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, मात्रात्मक उपाय, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, चयनात्मक उपाय। तो मात्रात्मक उपाय में क्या क्या आता है दोस्तों, ये आता है बैंक दर, नगद रिजर्व अनुपात आता है, विधिक तरलता अनुपात आता है, ठीक है, और क्या क्या आता है, रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है। लेकिन ये जो नैतिक दबाव है ना दोस्तों, ये नैतिक दबाव मात्रात्मक उपाय के अंतर्गत नहीं आते हैं, चयनात्मक उपाय के अंतर्गत आते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, भारत में कृषि कराधान के कठिन होने का कारण क्या है? ठीक है, और जिन लोगों ने भी अभी तक दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन की है, आप यथाशीघ्र ज्वाइन कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी का बिल्कुल नया बैच प्रारंभ हो चुका है, वहां पे आपके सिलेबस को सिंपल सटीक साधारण भाषा में प्रत्येक दिन लाइव पढ़ाया जा रहा है। 100 दिन के भीतर भीतर आपके सारे कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर हो जाएंगे। 100 दिन के भीतर भीतर आप इकोनॉमिक्स को बिल्कुल ठीक तरीके से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। 12 बजे से प्रत्येक दिन वहां पे लाइव क्लास हो रही है, साथ ही साथ कंप्लीट आपको वहां पे नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि एक तरफ आप क्लास को करते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, समय समय पे टेस्ट दे करके अपना इवेल्युएशन करिए कि तैयारी कैसी चल रही है, कहाँ पे गलती हो रही है और कहाँ पे सुधार करने की जरूरत है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करेंट सब कुछ मेरे द्वारा दिया जा रहा है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिल रही है, इट मीन जो आप एक बार कोर्स को परचेज करते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, एलटी ग्रेड की, जीआईसी की, चाहे जो भी परीक्षाएं आगे आएंगी, जब भी नया बैच प्रारंभ होगा, आपको ऑटोमेटिक अगले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपको कोई भी 1 रुपए फीस देने की जरूरत नहीं होने वाली है, और एडमिशन ओपन है। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से फीस आप पेमेंट करेंगे, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी सेम व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत में कृषि कराधान के कठिन होने का कारण क्या है? मतलब भारत में जो कृषि क्षेत्र है वहां से बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि कर संग्रह में बढ़ता हुआ ऊपरी व्यय और राजनीतिक इच्छा शक्ति का कमी होना। ठीक है, एक तरफ आप देखते हैं कि किसानों से अगर जो कर लेना है तो कर को वसूल करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कर्मचारियों को रखना पड़ेगा, और कर्मचारी रखेंगे तो भैया 50-60 हजार रुपये महीने का लेंगे। एक कर्मचारी 50-60 हजार रुपये महीने का ले रहा है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बचपन में अमीन एक पोस्ट होता था, गांव में वो लोग आकर के बैठ जाते थे और क्या करते थे, सारे किसानों से वो लोग क्या करते थे कि टैक्स वसूलते थे। लेकिन अब वैसी चीजें देखने को नहीं मिलती है, और साथ ही साथ में दोस्तों राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या किया होता है, वादा किया होता है कि हमको सत्ता में लाइए, और हमको सत्ता में लाइए, किसानों का कर्ज हम माफ कर देंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट की भी इच्छा शक्ति उतनी नहीं है, क्योंकि उतना ज्यादा पैसा यहाँ से मिलता ही नहीं है। अलग अलग पैसा प्राप्त करने के स्रोत है भाई। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। वीकेआरबी राव की बात करें तो दोस्तों ये किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय आकलन समिति जो बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, पीसी महालनोबिस साहब, उसी के ये क्या थे, सदस्य थे। ठीक है,
उसके बाद सुखमय चक्रवर्ती की बात करें तो इनका संबंध विकास आयोजन से है। राजा चिलैया साहब की बात करें तो इनका संबंध राजकोषीय नीति से है। और दांडेकर और रथ जो है ये निर्धनता आकलन की अवधारणा दिए थे। तो आई होप कि आप सम्मिलित कर चुके होंगे। आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करिए। और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दोनों दिया गया है। एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? भारतीय स्टेट बैंक की अगर जो बात करें, बिल्कुल ठीक है। कब होता है भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण? तो ये होता है दोस्तों 1955 में। बिल्कुल ठीक है। हरित क्रांति 1966 में आती है। 5 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है? बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो ये कब होता है? 1969 में। और दोस्तों विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा की बात करें तो ये कब प्रकाश में आता है? 1973 में। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, 2, 3, 4, 1 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही काल क्रम क्या है? चलिए भाई बताइए। आज थोड़े से भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न ज्यादा हैं। आज के सेशन में भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न ज्यादा हैं और इतने सारे प्रश्न है कि आज आपका भारतीय अर्थव्यवस्था अगर जो आपने कभी पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, तो निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही कालक्रम क्या है भाई? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों सबसे पुरानी संस्था कौन सी है? सबसे पुरानी औद्योगिक संस्था कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी औद्योगिक संस्था कौन सी है? तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। कौन सा है भाई? 4 कब आता है? 1948 में आता है ना भैया। बिल्कुल ठीक है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की अगर जो बात करें तो ये कब आता है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ये कब आता है? 1964 में आता है। उसके बाद दोस्तों बात करें राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, ये कब आता है? 1982 में आता है। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है वो क्या आता है? 1990 में आता है। एक बात कमेंट करके बताइएगा कि नाबार्ड चलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये आपको अल्पकालिक ऋण देता है। लेकिन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक आपको कैसा ऋण देता है? दीर्घकालिक देता है या अल्पकालिक देता है? आप कमेंट करके बताइएगा। अगला, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में वर्षों से व्यावसायिक ढांचा कमोवेश यथावत है। क्या ये बात सही है? और निवेश का स्वरूप मुख्यतः पूंजी प्रधान उद्योगों की ओर निर्देशित है। चलिए अच्छा सा प्रश्न है भाई, बताइए। सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। और देखिए दोस्तों, कंडीशन कोई भी हो, अपना कर्म करते रहिए, है ना। एक दिन फल जरूर मिलेगा। ये बात उस दिन आपको समझ में आएगी जिस दिन आपको सफलता मिल जाएगी, है ना। तो मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, लेकिन जिसने भी दोस्तों धैर्य पूर्वक अपने लक्ष्य पे ध्यान बनाते हुए कार्य किया है उसको सफलता मिली। और यही तो असली चुनौती है। जिस जिस रास्ते पे अभी आप खड़े हैं उस इस रास्ते की असली चुनौती यही है कि आपको धैर्य बना करके लगे रहना पड़ेगा। जिस दिन धैर्य छूटेगा उस दिन ये रास्ता भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में धैर्य बनाए रखिए, मंजिल बहुत करीब है। बशर्ते ईमानदारी से पढ़ते रहिए, चाहे कंडीशन कोई भी हो। अगर जो आप मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, क्योंकि बहुत जितने लोगों ने भी मेहनत किया है सबको सफलता मिली है और आपको भी मिलने वाली। लेकिन अगर जो दिमाग में अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां क्रिएट करेंगे तो क्या होने वाला है? फिर आप भटक जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कंडीशन कुछ भी हो,
अपना काम ईमानदारी से करते रहिएगा, सिलेक्शन जरूर मिलने वाला। क्या उत्तर आ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। चलिए सर देखते हैं कि भारत में वर्षों से व्यवसायिक संरचना कमोबेश यथावत है। नहीं भैया, अब भारत में क्या हो रहा है, भारत के ग्रामीण लोग जो हैं वो पलायित हो रहे हैं। कहाँ पे? शहरों में। शहरों में पलायित हो रहे हैं। और जो कृषि में उत्पादकता है, अब जो कृषि में संलग्न लोग हैं वो अब लोग कहाँ भाग रहे हैं? वो भाग रहे हैं लोग उद्योग में, और वो लोग भाग रहे हैं कहाँ पे? सेवा क्षेत्र में। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में व्यवसायिक संरचना हमारी क्या है? यथावत नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब हर गांव से लोग शहरों में जा रहे हैं कार्य करने के लिए। अब कृषि में क्या हो रहा है? कृषि में अब उतने ज्यादा लोग नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, कृषि में अब उतना ज्यादा, अब किसी का ये सपना नहीं है कि हम क्या करेंगे कि बड़े होके खेती करेंगे। पहले क्या था? पहले आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले ये था कि चलो भैया हमारे पास 50 बीघा खेत है, जोतेंगे, बोएंगे, खाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ग्रामीण इलाके के लोग शहरों की तरफ तेजी से मूव कर रहे हैं, और कृषि क्षेत्र में क्या हो रहा है? कम लोग संलग्न हो रहे हैं, और औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की तरफ लोग ज्यादा भाग रहे हैं। ठीक है, निवेश का स्वरूप मुख्यतः पूंजी प्रधान उद्योगों की ओर निर्देशित करता है। बिल्कुल ठीक है, मतलब अब लोग क्या कर रहे हैं कि अब लोग उद्योग और सेवा क्षेत्र में जा रहे हैं, तो उद्योग में जाएंगे तो पूंजी प्रधान टेक्नोलॉजी लगेगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न। कमोबेश का मतलब यार लगभग लगभग। कमोबेश का मतलब क्या होता है? लगभग लगभग, थोड़ा बहुत। ठीक है, अगला कि भारत में भूमि की उत्पादकता कम है, क्या ये बात सही है? और छोटे किसान अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित नहीं किए जाते हैं, क्या ये बात सही है सर? बिल्कुल ठीक है, भारत में भूमि की उत्पादकता कम है और छोटे किसान अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित नहीं किए जाते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रश्न में गलती करेंगे, या तो ए बोलेंगे या तो बी बोलेंगे, और यहीं पे गलती क्या हो जाएगी? हो जाएगी, यहीं पे गलती हो जाएगी। भारत में भूमि की उत्पादकता कम है, ठीक है, और छोटे किसान अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित नहीं किए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो देखिए जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सब गलत होंगे, इसी गलती को सुधारना है सर। अब कैसे गलत होंगे? ऐसे गलत होंगे कि भारत में भूमि की उत्पादकता कम है, मतलब भारत में सभी प्रकार के भूमि की बात कर रहा है। वो चाहे उत्तर प्रदेश की भूमि हो, चाहे झारखंड की भूमि हो, चाहे हरियाणा की भूमि हो, चाहे पंजाब की भूमि हो। ठीक है, ये सभी प्रकार के भारत में जितने भी भूमि है सबकी बात कर रहे हैं। तो भारत में भूमि की उत्पादकता कम है, ये बात दोस्तों 100% ठीक है। और छोटे किसान अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, मतलब सरकार के द्वारा छोटे किसानों को क्या किया जा रहा है कि बहुत ज्यादा प्रेरित नहीं किया जा रहा है। बात ये भी सही है, लेकिन और बात ये भी सही है, ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन ए और आर की व्याख्या सही तरीके से नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे पूरे भूमि की बात हो रही है, और यहाँ पे छोटे किसान की बात हो रही है। तो यहाँ पे पूरे भूमि में छोटे बड़े सभी किसान आ जाएंगे। यहाँ पे पहले वाले में छोटे बड़े सभी किसान आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आर में केवल छोटे किसान की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा कि ए तथा आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो ऐसे आसान भाषा में समझ लीजिए कि भारत में भूमि की उत्पादकता कम है। बात तो 100% ठीक है भैया, कि पूरे भारत में अगर जो भूमि की उत्पादकता का स्तर आप देखेंगे तो बहुत कम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और छोटे किसान अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित नहीं किए जाते। तो उत्पादन की प्रेरणा से संबंधित ये ऑप्शन नंबर ए नहीं है। तो यहाँ पे जितने लोग भी बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बातें दोनों ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग बात है। अगला
सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर भी जरूर कर दिया करिए, ठीक है। चलिए, जैसे होता है ना कि जब आपको जुकाम होता है तो सब कुछ जैसे लगता है कि एक अलग तरीके से चल रहा है। तो अभी मुझे थोड़ा सा वही है, जुकाम है, तो मतलब बहुत शांति शांति चीजें चल रही है। लग ही नहीं रहा कि मैं क्लास ले रहा हूँ, मतलब उस तरीके की चीजें नहीं है। होता है ना कि एकदम आदमी को कुछ अलग तरीके की फीलिंग आती है, तो वही कुछ अलग तरीके की फीलिंग मुझे भी लग रही है इस टाइम। अब मैं इस चीज को भी एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ कि कितने मतलब आप कितने ठीक तरीके से चीजों को समझ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ठीक है, बस क्लास चल रही है। चलिए, मैनेज करिएगा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो हो सकता है कि आपको एनर्जी लेवल कम देखने को मिले, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना जरूरी है। क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है कि भारत, लेकिन आज के सेशन में प्रश्न मैंने बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन लाया था। चलिए, कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनसंख्या के दुर्बल वर्गों की खाद्य सुरक्षा से गहन संबंध है। क्या ये बात सही है? और भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली मुख्य रूप से जनसंख्या के दुर्बल वर्गों की मांग की वजह से कायम है। देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो देखिए, बात को ध्यान से समझिए। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनसंख्या के दुर्बल वर्गों की खाद्य सुरक्षा से गहन संबंध है। बिल्कुल बात 100% ये ठीक होने वाली है, 100% ये बात सही होने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी योजना लेकर के आई है, जैसे काम के बदले अनाज योजना था या और भी जितनी योजनाएं गवर्नमेंट ने लेके आया, उसमें ये देखा कि जो निर्धनों में सबसे निर्धन है उसको क्या किया जाए, उसको ये अश्योर किया जाए कि कम से कम वो क्या कर पाए, कम से कम वो उसके दाल रोटी और चावल की व्यवस्था की जा सके। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली मुख्य रूप से जनसंख्या के दुर्बल वर्गों की मांग की वजह से कायम है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली मुख्य रूप से जनसंख्या के दुर्बल वर्गों की मांग की वजह से कायम है। तो देखिए क्या उत्तर आ रहा है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बात ये बिल्कुल सही है भैया कि दुर्बल वर्ग जो है उसकी मांग है कि भैया हमको क्या कर दीजिए, हमको गेहूं दे दीजिए, हमको चावल दे दीजिए, हमको दाल दे दीजिए। तो बिल्कुल ठीक है, और एक दूसरे को ये डिस्क्राइब भी कर रहा है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, अगला कि भारतीय कृषि में उत्पादन और उपादान बाजार अंतर्ग्रथित है और भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था अत्यधिक रूप से बाजार प्रधान है। क्या उत्तर हो जाएगा भाई? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? राजन सिंह जी, लाल बहादुर जी, प्रीति जी, फरीन फातिमा जी, अभी चौधरी जी, नीलम कुमारी जी, तस्नीम खान जी, चलिए मिनी जी, चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, कथन बोल रहे हैं और कारण ये बोल रहे हैं, सभी लोग ये बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जितने भी ये बोल रहे हैं सबके लिए एक बार क्या करिए, क्लैपिंग कर दीजिए, है ना। भारतीय कृषि में उत्पाद और उपादान बाजार अंतर्ग्रहित हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है कि भारतीय कृषि में उत्पादन और उपादान बाजार अंतर अंतर्ग्रथित हैं। ये बात 100% ठीक है। और भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था अत्यधिक रूप से बाजार प्रधान है। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था अत्यधिक रूप से बाजार प्रधान नहीं है। नहीं भैया, अभी हम लोग इतने बाजार प्रधान नहीं हुए। मतलब कृषि में जो भी प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा है, सॉरी, कृषि में जिन भी चीजों का उत्पादन हो रहा है उन सारों का उत्पादन बाजार के लिए हो रहा है, अर्थात उत्पादन के लिए हो रहा है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि लोग गेहूं, चावल, दाल, तेल,
हमारे देश में बहुत सारे किसान हैं जो इसलिए उगाते हैं ताकि वो खुद ही उपभोग कर पाए। वो इसलिए नहीं उगाते हैं कि हम गेहूं बेचेंगे तो गेहूं से आटा बनेगा, आटा से उद्योग की तरफ आटा उद्योग में जाएगा, वहां ब्रेड बनेगा, टोस्ट बनेगा। ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है उनका, बस इंटेंशन है इतना है कि भैया गेहूं चावल हमारे लिए हो जाएगा। तो ये बात दोस्तों गलत है, ठीक है, ये बात गलत है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं कि ए सही है और आर गलत है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, कि मुद्रा का अधिमूल्यन तब वांछनीय नहीं होता है जब, देखिए अवमूल्यन और अधिमूल्यन दोनों बातें अलग अलग होती हैं। अवमूल्यन और अधिमूल्यन दोनों बातें अलग अलग होती है, ध्यान से देखिएगा सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अवमूल्यन और अधिमूल्यन। और अब मैं ऐसा सोच रहा हूं एक चीज और कि जो क्लास वाली पीडीएफ है वो मैं एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करा दूं। हालांकि अभी मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं कि टेक्निकल टीम से बात करूंगा कि क्या बोलते हैं कि ये संभव है कि नहीं है। अगर जो संभव हो गया तो मैं आप लोगों को एप्लीकेशन पे ये पीपीटी भी प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि जल्दी जल्दी आप लोग चाहेंगे तो रिवीजन कर लेंगे। और क्या बोलते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन बैंक भी होगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा बात, अभी अब ये नहीं कि हमको फोन करने लगिएगा कि सर जी बताइए ना कब से मिलेगा, सर जी रिप्लाई तो दीजिए ना। एक ही साथ 50 लोग रिप्लाई मांगेंगे तो मैं कैसे दे पाऊंगा। तो इस बात को समझिए, मैं अपने तरफ से आप लोगों को बेस्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। जितनी चीजें हो सकती है सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बशर्ते आप भी थोड़ा सा क्या करिए, धैर्य रखिए, है ना। तो कृपया करके इस बात के लिए भी कॉल और मैसेज बहुत ज्यादा मत करिएगा कि सर कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा। अगर जो मिलेगा तो मैं अनाउंस कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अगर जो ऐसा संभव हुआ तो मैं चैनल पे अनाउंस कर दूंगा, फिर आप देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक। क्या उत्तर होगा? हम्म। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, डी बोल रहे हैं सभी लोग, बी बोल रहे हैं, ठीक है। अवमूल्यन और अधिमूल्यन में क्या होता है, अंतर होता है कि एक ही होता है? अवमूल्यन और अधिमूल्यन क्या होता है? अधिमूल्यन तब वांछनीय नहीं होता है जब, क्या होगा, बी होगा या डी होगा? देखिए कोई देश अपने निर्यात को बढ़ाना और आयात को घटाना चाहता है और यहाँ पे क्या कह रहा है कि वांछनीय नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। देखिए थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? डी वाले कितने लोग हैं? डी वाले कितने लोग हैं? कोई नहीं है? चलिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं बोल रहा है। चलिए, बिल्कुल। तो जितने लोग भी बी बोल रहे थे, बिल्कुल कोई बोल रहा है, एक दो लोग हैं। चलिए, तो मुद्रा का अधिमूल्यन तब वांछनीय नहीं होता है जब किसी देश को अपने ऋणों के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा की बड़ी राशियां प्राप्त करने के लिए एकाएक क्या हो, जरूरत पड़े। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा सर, यहाँ पे अधिमूल्यन की बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, अधिमूल्यन की बात कर रहा है। हम इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या किए हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करने का प्रयास मैं इसलिए किया हूँ कि जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अवमूल्यन को अधिमूल्यन पढ़ लेते हैं, अधिमूल्यन को अवमूल्यन पढ़ लेते हैं। तो जब ऐसी स्थिति में आप रहते हैं ना, ऐसे माइंडसेट में रहते हैं, तो आप सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी पे टिक करेंगे और कहेंगे कि बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बहुत आसान सा प्रश्न आया था। तो ये इसलिए है ताकि आप अपने एग्जाम में भी इस बात को लेकर के सतर्क रहें, जैसे अवमूल्यन, अधिमूल्यन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये साथ ही साथ में दोस्तों स्टैगफ्लेशन,
ये सारे जो शब्द होते हैं वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं, और थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक इन शब्दों पे विचार नहीं करेंगे तो आसान प्रश्न भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मुद्रा का अधिमूल्यन तब वांछनीय नहीं होगा जब किसी देश को अपने ऋणों के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा की बड़ी राशियां प्राप्त करने के लिए एकाएक जरूरत पड़ती है। नहीं भैया, इससे कोई इसका लेना देना ही नहीं है, तो जितने लोग भी क्या बोलेंगे, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, सांकेतिक नियोजन की सांकेतिक नियोजन का सिद्धांत पहली बार अपनाया गया था, और इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों की कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। मैं बार बार जब भी मैं कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस में ये बातों को पढ़ाता हूँ, अवमूल्यन, अधिमूल्यन, जो भी चीजें हैं उसको बहुत ही ठीक तरीके से मैं क्लैरिफाई करता हूँ, ताकि आप जिंदगी में अगर जो एक बार वहां पे देख लेंगे तो फिर आप कभी भी गलत नहीं करने वाले। ठीक है, मेहनत तो इंसान कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों ये भी जरूरी होता है कि कहाँ पे मेहनत ज्यादा करना है, किस चीज को ध्यान में रखना है, किस चीज को नहीं रखना है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैं प्रयागराज में रहता हूँ और अपने जीवन का एक बहुत ही बड़ा समय जो है मैंने प्रयागराज में बिताया है, और यहाँ पे बहुत सारे छात्रों को हमने देखा है कि पूरा किताब रट रट के वो बैठे हुए हैं, पूरा किताब उनको कंठस्थ है, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कोई 2 बार, कोई 3 बार, कोई 4 बार, कहीं मेंस में जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो थोड़ा सा धैर्य नहीं बना रहा है। वो वो इतना पढ़ लिया है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया है। वो कभी भी क्वेश्चन में नहीं नहीं देखता है, वो पूरे क्वेश्चन को पढ़ता ही नहीं, जल्दी जल्दी टिक मार के चला जाता है। तो धैर्य और कंसंट्रेशन की उसके पास कमी है। और वहीं बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी जिंदगी में देखे हैं जिनको बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता था, लेकिन वो आए, संतुलित प्रयास किए और उनको सफलता मिल गई। तो सफलता पर प्राप्त करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, लेकिन धैर्य के साथ क्वेश्चन को पढ़ना, कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को पढ़ना और मेहनत करना, ये 3 मुख्य की है दोस्तों सफलता प्राप्त करने के। आप कहीं भी हैं, आपकी परिस्थिति कहीं भी है, कैसी भी है, लेकिन अगर जो आप इन 3 चीजों को ठीक तरीके से मैनेज कर लेंगे तो सफलता जरूर मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि सांकेतिक नियोजन का सिद्धांत पहली बार अपनाया गया था। तो दोस्तों इन सारी बातों का ध्यान मैं एप्लीकेशन पे आप लोगों को करवाता हूँ, जो लोग पढ़ रहे हैं वो जानते होंगे। चलिए, तो क्या उत्तर आ रहा है कि सांकेतिक नियोजन का सिद्धांत पहली बार अपनाया गया था। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, डी बोल रहे हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, सांकेतिक नियोजन की का सिद्धांत जो अपनाया गया था वो कब अपनाया गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और सांकेतिक नियोजन की जो प्रणाली थी दोस्तों, सांकेतिक नियोजन जो था, इसका तात्पर्य क्या था? इसका तात्पर्य क्या था? अब आप अगर जो अच्छे छात्र हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सांकेतिक नियोजन का तात्पर्य क्या था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, यहीं पे आपको याद होना चाहिए। तो आर्थिक क्षेत्र में क्या किया जाए? निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए, अर्थात निजी पूंजीपतियों को क्या कर दिया जाए? बढ़ावा दिया जाए जा सके, जिससे क्या हो सके कि उत्पादकता का स्तर बेहतर हो सके। तो सांकेतिक नियोजन का सिद्धांत पहली बार 8वीं पंचवर्षीय योजना में आया, और सांकेतिक नियोजन का अर्थ है निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना। ठीक है, जैसे निजी पूंजीपति, जैसे मुकेश अंबानी हो गए, धीरू भाई अंबानी, इन लोगों को क्या किया जाए? ये जो उद्योग चला रहे हैं इनको प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि जब उत्पादन का स्तर अपने देश में बढ़ेगा तो हमारे जो मांग होगी उसकी पूर्ति हम खुद ही कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें दूसरे देश से प्रोडक्ट मंगवाने की जरूरत नहीं होगी, और हम निर्यात भी कर सकते हैं। मतलब केवल उन्हीं की बात नहीं, सबको, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दीजिए। और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? अब आपके दिमाग में ये भी बात आ जानी चाहिए कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है, और उस क्या किया जा सकता है? कर की दर घटाई जा सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट इन उद्योगों पे प्रशुल्क कम लगाएगा, इनको प्रोत्साहित करेगा, इनके लिए इनको अच्छी बिजली देगा, इनको अच्छा माहौल देगा, और क्या, यही तो होगा। अगला, अगला,
क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि भारत की द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना में योजना रणनीति का आधार कौन सा एक समृद्धि निदर्श था? इसकी बात कर रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना में योजना रणनीति का आधार, तो भैया आपको बहुत बार मैंने बताया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सा मॉडल अपनाया गया था? पीसी महालनोबिस मॉडल। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि औद्योगिक प्रक्रिया भारत में प्रारंभ की जाए। ठीक है, मतलब उद्योगों को बढ़ावा नहीं देना, अभी औद्योगिक प्रक्रिया को आरंभ करना कि किस तरीके से उद्योग बैठाए जाए, किस तरीके से कंपनियां बैठाई जाए। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये उद्योग समझ में नहीं आता है, ये फर्म समझ में नहीं आता है। तो उद्योग का मतलब हो गया जैसे साबुन उद्योग। तो साबुन उद्योग में क्या हो जाएगा? एक फर्म होगी अर्थात एक कंपनी होगी, क्या? लक्स। एक कंपनी या एक फर्म क्या होगी? डब। एक कंपनी या एक फर्म क्या होगी? लाइफ बॉय। तो ये सारे साबुन की जो कंपनियां हैं वो मिल करके क्या कहलाएंगी? एक उद्योग कहलाएंगी। बस यही बात है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्या उत्तर हो जाएगा? ठीक है, हाँ मुझे भी थोड़ा सा ये अटपटा लग रहा है कि तीसरी तीसरी पंचवर्षीय योजना भी यहाँ पे दे दिया है, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो था उसका मूल उद्देश्य जो था वो आर्थिक गतिशीलता की अवस्था को बढ़ाना था। चलिए ठीक है, हो सकता है कि क्वेश्चन में मिसप्रिंट दे दिया हो, क्योंकि दोनों का एक साथ तो नहीं पूछ सकता है। आयोग ने जो माना है उत्तर वो मैंने आपको बता दिया। क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए ठीक है। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आई होप कि सभी लोग ठीक कर पा रहे होंगे। सभी लोग सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? सी मार्शल का है। अच्छा भाई, चलिए गणनावाचक उपयोगिता जो दिया था वो किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। मार्शल साहब ने क्या कहा था कि उपयोगिता को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। अर्थात सबसे पहले ये बात मार्शल ने ही बताया था कि उपयोगिता का गणनावाचक माप संभव है। ठीक है, अगला, श्रम के संदर्भ में उत्पादन की लोच इकाई के बराबर होगी जब श्रम का औसत उत्पादन। कितना खूबसूरत सा प्रश्न है, मजा आ जाएगा। अगर जो आपने इकोनॉमिक्स को पढ़ा है ना, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है ना, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद एक अलग सी आनंद की अनुभूति आपको होगी। आपको लगेगा कि यार आप भी कुछ हैं, आपके अंदर भी ज्ञान है। ठीक है, खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत जबरदस्त। तो इसको पता है, इसको सॉल्व करने का सही तरह का ये क्या बोल रहा है? उत्पादन की लोच इकाई के बराबर है। अगर जो इस शब्द को ध्यान से समझ गए तो आप बड़े आराम से इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे, क्योंकि ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। पूर्ण प्रतियोगिता, और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है कि बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बहुत सारे श्रमिक होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे उत्पादक होते हैं। तो बाजार का ज्ञान सभी को होता है, कोई किसी के साथ छल नहीं कर सकता है। अर्थात मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण होता है, और इसी तरीके से श्रम का भी निर्धारण होता है। अर्थात श्रमिकों का आप शोषण नहीं कर सकते हैं। श्रमिकों को श्रमिकों को आप क्या करेंगे? उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी देंगे। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि श्रम के संदर्भ में उत्पादन की लोच इकाई के बराबर तब होगी जब श्रम की औसत उत्पादन उसके सीमांत उत्पादन के बराबर हो जाए। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्मों को जो मजदूरी प्राप्त होती है वो उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर प्राप्त होती है। फिर घूम जाइए किधर? कार्ल मार्क्स की थियरी की तरफ। कार्ल मार्क्स साहब ने क्या कहा था? कहा था कि श्रमिकों का शोषण होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी नहीं मिलती है।
एकाधिकार में भी यही होता है, एकाधिकार में भी श्रमिकों को शोषण ही झेलना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए, नसीम फातिमा जी, सीमा जी, ज्योति जी, राजन जी, कविता जी, शोभा जी, प्रभा कुमारी जी, लाल बहादुर जी, कुमारी जानवी जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, अक्षय जी, तस्नीम खान जी, राजदीप कौर जी, फरीन फातिमा जी। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से आपकी क्लास होती है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि एकाधिकारी लाभ पर एक मुक्त करारोपण का भार क्या होगा भैया? सारा का सारा क्या होगा? उत्पादक झेलेगा। कैसे दिमाग में आएगा? क्योंकि भैया एकाधिकार के अंतर्गत क्या होता है? जो एकाधिकारी होता है वो क्या होता है? अकेला उत्पादक होता है। अकेला उत्पादक होता है। उत्पादक मतलब यही वस्तु का उत्पादन करेगा। तो कौन करेगा? विक्रय भी यही करेगा। इस वस्तु को बेचेगा भी कौन? विक्रेता भी यही होगा। जब विक्रेता ये होगा तो लाभ इसी को मिलेगा, और जब लाभ इसी को मिलेगा तो कर भी यही देगा। ठीक है, लाभ इसको मिलेगा तो कर यही देगा। इसके पास कोई और चांस नहीं होता है। ठीक है, इसके पास कोई और चांस नहीं होता है। मतलब एकाधिकारी जो होता है वो अकेला उत्पादक होता है। अगर जो अकेला उत्पादक है तो बेचेगा अकेले ही, और अकेले बेचेगा तो लाभ भी इसी के जेब में जाएगा, और इसी के जेब में जब लाभ जाएगा तो कर भी इसी को देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, इस पेन का उत्पादन आप करने जा रहे हैं। ठीक है, और जब ये पेन आप बेचेंगे तो 10 रुपए में बेचेंगे। अगर जो इस पे 2 रुपए टैक्स लगेगा तो टैक्स आप ही तो देंगे ना। ऐसा थोड़ी कहेंगे कि दूसरे से टैक्स ले लीजिए। वही बात है। अगला, संवर्धी मूल्य से तात्पर्य उस मूल्य से है जो। चलिए ठीक है, इतने सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, किसका नाम ले लीजिए भाई? अच्छा चलिए, मैं सबका नाम ले लेता हूं एक बार। चलिए, रश्मि तिवारी जी, चंद्रजीत यादव जी, दीक्षा सिंह जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, कुमारी जानवी जी, अमरीश यादव जी, तस्नीम जी, अफजल हसन जी, नीलम कुमारी जी, मीनू यादव जी, ठीक है, प्रीति सिंह जी, लाल बहादुर जी, अंकिता जी, दीक्षा सिंह जी, चलिए, राजदीप जी, राजदीप कौर जी, चलिए, अभी चौधरी जी, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? इस संवर्धित मूल्य से तात्पर्य क्या होता है भैया? संवर्धित मूल्य क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं। तो जितने भी महानुभाव सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर क्या होने वाला है? बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि देखिए सर, संवर्धी मूल्य से तात्पर्य उस मूल्य से है जो वस्तुओं एवं सेवाओं से मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत घटा करके होता है। तो वस्तुओं और सेवाओं से मध्यवर्ती वस्तुएं एवं सेवाओं की लागत क्या होता है? घटा करके होता है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं होगा। मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए भाई, किसी का नाम सॉरी, रंजन दीप कौर जी का नाम मैंने शायद गलत ले लिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब गलत नहीं होगा। अगला, कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पता है, जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ होता है तब तक लोग बोलते हैं कि सर मेरा नाम ले लीजिए, और सिलेक्शन हो जाता है कहते हैं आओ चैनल पे इंटरव्यू पूरा ले लेंगे। तो इतनी समस्याओं में छात्र आ जाता है कि भाई अब सिलेक्शन मिल गया तो कहीं कॉलेज अलाट हो गया, तो अब वो जाएगा कहीं पे तो हमारे पास थोड़ी आएगा, है ना?
तो स्टूडेंट भी थोड़े क्या होते हैं कि परेशान हो जाते हैं। मैं स्वार्थी नहीं बोलूंगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बोलते हैं सर सिलेक्शन हो जाएगा तो ये कर देंगे वो कर देंगे, दुनिया में सबसे पहले मिलने आएंगे तो आपसे मिलेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। जिस दिन सिलेक्शन हो जाता है उस दिन एक बार रिजल्ट व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, थोड़ा बहुत लिख देते हैं कि सर जी थैंक यू वेरी मच, आपके वजह से बहुत सारा लाभ मिला, सब कुछ बढ़िया हुआ। तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर ठीक है, उसके बाद ओके हो जाता है। उसके बाद कभी 6 महीने साल भर में एक बार वो फोन कर देते हैं, है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, लेकिन क्या होना चाहिए, बस बातें यही होनी चाहिए कि आप सफल हो। और इस बात को हमें देखिए कि ये बात सही है कि आज की लाइफ जो है वो इतना व्यस्त है कि कोई किसी को टाइम नहीं दे पाएगा। अगर जो मुझे ही कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझसे मिलता नहीं है, सप्ताह में मुझे 2 बार वो कॉल कर लेगा तो हमें इरिटेशन हो जाएगा, हम परेशान हो जाएंगे, वो चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो बस आप इस चीज को, एक जो रिस्पेक्ट होता है उसको अपने पास रखे रहिए, यही मेरे लिए बहुत है ना। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पे कौन सा एक सही है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। कल किया गया था ना दोस्तों कि एनएनपी इज इक्वल टू क्या होता है, एनएनपी इज इक्वल टू क्या होता है, जीएनपी होता है। और उसमें से क्या होता है, मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, यानी मूल्य ह्रास को घटा देते हैं या अवक्षय को घटा देते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक हमारे छात्र हैं, उनका शायद जीआईसी में हुआ था, पिछली बार जो जीआईसी हुई थी उसमें उनका सिलेक्शन हुआ था। वो सुबह 6 बजे हमको कॉल किए और कहे कि सर मैं बस में हूँ, जा रहा हूँ स्कूल, तो सोचा कि सर से बात किए हुए बहुत दिन हो गया, सर से मैं बात कर लूँ। तो अब मुझे पता है कि हम लोग क्या होता है ना कि रात में थोड़ा सा लेट से सोते हैं क्योंकि बहुत सारे कार्य करने होते हैं। तो बड़े आराम से 11 मतलब 1 बज जाता है, कभी कभी 12 हो जाता है, 1 बज जाता है, बहुत सारे काम होते हैं। रात थोड़ा सा लेट से आदमी उठता है, 7 बजे के आसपास, मतलब यही रूटीन। फिर 6 बजे कोई कॉल करके पूछे सर क्या हाल है, मैं ये बोल रहा हूँ, तो इरिटेशन तो होता है, लेकिन फिर भी आदमी उस चीज को क्या करता है, मैनेज करता है। तो अगर जो किसी का हाल चाल पूछना है तो मतलब कहने का मतलब यही है कि 6 बजे सुबह में हाल चाल मत पूछिए। जो महानगरों में रहता है वो थोड़ा सा लेट से सोता है और लेट से जगता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निवेश का त्वरक सिद्धांत निवेश की वर्तमान दर से कैसा संबंध रखता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। तो जितने भी महानुभाव ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे ठीक होने वाला है, सबका उत्तर यहाँ पे 100% गलत होने वाला है। ये निवेश त्वरक सिद्धांत किसने दिया था, अफ्तेलियन साहब ने दिया था। ठीक है, अफ्तेलियन साहब ने दिया था। और अफ्तेलियन साहब ने क्या कहा था, अफ्तेलियन साहब ने क्या कहा था, अफ्तेलियन साहब ने क्या कहा था, डेल्टा आई अपान डेल्टा सी की बात की थी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो त्वरक उपभोग में परिवर्तन का निवेश पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन जो है वो निवेश त्वरक करता है। तो निवेश की वर्तमान दर को उत्पादन के वर्तमान स्तर से संबंध रखता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे सर, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, क्योंकि त्वरक हमें क्या बताता है कि उपभोग में परिवर्तन का निवेश पर पड़ने वाले परिवर्तन का अध्ययन करता है। तो त्वरक क्या करता है कि उपभोग में परिवर्तन का निवेश पर पड़ने वाले परिवर्तन का अध्ययन करता है। तो ऐसी स्थिति में निवेश की वर्तमान दर को उत्पादन के वर्तमान स्तर से संबंधित करता है। तो जितने भी महानुभाव डी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से आप लोग की क्लास होती है और मैं 7:10 पे आ जाता हूँ। और दोस्तों कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं कि आपकी परीक्षा हो सकती है ना।
मुझे पता है कि बहुत सारे इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है। जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पे चीजें ठीक तरीके से चल रही हैं। आगे चुनाव आने वाला है, गवर्नमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रेशर है। तो कभी भी दोस्तों समय निकाल करके आपकी परीक्षा हो सकती है, इस बात को मानिए। वो बात अलग की है कि लोग कहेंगे कि ऐसे कैसे हो जाएगा, लेकिन भैया फार्म भी जो आया था वो ऐसे ही आया था, ठीक है। जो फॉर्म भी आया था वो तभी आया था आपका कि कोई संभावना नहीं दिख रही थी। तो इस बात से निश्चिंत होकर के ना बैठिए कि हमारी परीक्षा जो है वो अभी नहीं होने वाली है। निरंतर प्रयास करते रहिए, निरंतर लगे रहिए। किन्स की अगर जो हम बात करें दोस्तों, तो निरपेक्ष आय परिकल्पना, किन्स साहब निरपेक्ष आय परिकल्पना से संबंधित है। ड्यूजन बरी साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भैया एक व्यक्ति का उपभोग दूसरे व्यक्ति की लाइफस्टाइल को कॉपी करने पे निर्धारित होता है, उपभोग व्यय। फ्रीडमैन साहब की बात करें तो अस्थायी आय परिकल्पना, और मोदी गिलियानी साहब की बात करें तो जीवन चक्र परिकल्पना। ठीक है, अगला क्लासिकी सिद्धांत के अनुसार मुद्रा पूर्ति में 10% की वृद्धि से क्या होगा। जैसे जब मैं उस टाइम बता रहा था कि आप लोगों का टीजीटी फीजीटी का फॉर्म आने वाला है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा सर जी ऐसा नहीं हो सकता है, आप तो बस इसलिए कह रहे हैं कि लड़के पढ़े। लेकिन जितने लोग भी यहाँ पे पुराने हैं वो इस बात के गवाह हैं कि मैंने 1 महीने पहले से, फार्म आने के 1 महीने पहले से ये बात मैंने कहना प्रारंभ कर दिया था कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जल्दी ही देखने को आपको मिलेगी। और बस 1 महीने के अंदर आपको फॉर्म आ गया था, आपने देखा था। तो इस बात को समझिए, जब मैं आप लोग के सामने कोई भी बात रखता हूँ तो उसके पीछे एक क्या होता है, तर्क होता है, उसके पीछे एक कहीं ना कहीं सोच होती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम 100% हो ही जाएगा, लेकिन 90% चांस है कि हो जाएगा, 10% में इफ बट लग सकता है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है कि क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार मुद्रा पूर्ति में अगर जो 10% की वृद्धि हो जाएगी तो फिर क्या देखने को मिलेगा भाई। बिल्कुल ठीक है, 10% की वृद्धि हो जाएगी तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सभी ए बोल रहे हैं, सभी भग रहे हैं, पीछे पीछे भग रहे हैं, सभी लोग पीछे पीछे भग रहे हैं, सभी लोग पीछे पीछे भग रहे हैं। यही तो भैया क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की बात करें तो इन्होंने क्या कहा कि मुद्रा की पूर्ति में अगर जो 10% की वृद्धि हो रही है तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, ऐसी स्थिति में क्या होगी, वास्तविक मजदूरी जो हो जाएगी वो 10% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सबका उत्तर क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। ये क्या बोले कि अगर जो मुद्रा की पूर्ति में हम क्या करेंगे, 10% की वृद्धि करेंगे तो मजदूरी की दर क्या होगी, 10% का कम होगा। अर्थात मुद्रा की पूर्ति और मजदूरी के मध्य वो बातें करते हैं, तो सी उत्तर होगा ना भैया। इतने सारे लोग ए बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, ठीक है, इतने सारे लोग ए बता रहे हैं, क्यों ये बता रहे हैं, किसकी याद आनी चाहिए, किस अर्थशास्त्री की याद आनी चाहिए, कमेंट करके बताइए। ये बात मैंने एक बार नहीं आपको बहुत बार बताया, अलग अलग तरीकों से बहुत बार बताया। कमेंट करके बताइए किसकी याद आनी चाहिए। चलिए चलिए क्या उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने यही तो कहा था ना कि अगर जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में जो मजदूरी क्या होगी, मजदूरी में कटौती आएगी, और ऐसी स्थिति में मजदूरी कम होगी। तो मुद्रा की पूर्ति 10% बढ़ेगी तो मजदूरी में 10% की कमी आ जाएगी। अगला कि कथन दिया गया और कारण दिया गया। कथन और कारण, कथन में दिया गया है कि अल्प विकसित देशों में कुल रोजगार में कृषि के रोजगार का भाग कुल आय में कृषिजन्य आय के भाग से अधिक होता है, और अल्प विकसित देशों में कृषि की चारित्रिक विशेषता निम्न उत्पादकता होती है।
अब कुछ कहेंगे कि सर यहाँ पे चरित्र की बात हो रही है, तो चरित्र तो इंसान का होता है। बताइए क्या उत्तर आ रहा है। तो अल्प विकसित देश में कुल रोजगार में कृषि के रोजगार का भाग कुल आय में कृषि जन्य आय के भाग से अधिक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 100% ये बात ठीक है कि अल्प विकसित देशों में कुल रोजगार में कृषि से रोजगार का भाग कुल आय में कृषि आय के भाग से अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्प विकसित देश है, इन देशों में जो मैक्सिमम रोजगार हैं वो कहां से प्राप्त हो रहे हैं? कृषि में प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास क्या है? अल्प विकसित देश क्यों है? क्योंकि इनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो कृषि क्षेत्र में अल्प विकसित देशों में आय का बड़ा भाग कहां से मिल रहा है? कृषि क्षेत्र से मिल रहा है। देयर इज नो डाउट, 100% ठीक है। और अल्प विकसित देश में कृषि की चारित्रिक विशेषता निम्न उत्पादकता होती है। बात यह भी ठीक है कि अल्प विकसित देश में क्या होता है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है? काफी कम होता है। तो बात यह भी ठीक है, और उत्पादकता कम होती है, इसीलिए लोग दोस्तों ज्यादा लोग क्या है कि कृषि पे अभी भी निर्भर है। ठीक है, किसी के पास 5 एकड़ जमीन है तो 5 एकड़ जमीन पे 5 कुंटल उत्पादन हो रहा है, 10 एकड़ जमीन पे 10 कुंटल। मतलब सबको क्या करना है कि उत्पादित करना है गेहूं को, चावल को, और सबको उपभोग करना है। तो ये दोनों एक दूसरे को डिस्क्राइब भी कर रहा है दोस्तों। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अर्धविकसित देशों में बचत संभावना के स्रोत के रूप में प्रचंड बेरोजगारी का सुझाव किसने? तो दोस्तों ये किसने दिया? ये दिया आपके रेगनर नर्स साहब ने। क्या कहा? रेगनर नर्स साहब ने ये कहा कि देखिए कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी पाई जा रही है। इसका मतलब कि जितने श्रमिकों की जरूरत उत्पादकता में है, उससे ज्यादा श्रमिक क्या हैं? उत्पादकता में लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि अगर जो एक व्यक्ति रोहन है और रोहन के पास 2 एकड़ भूमि है, तो 2 एकड़ पे अगर जो वो 5 क्विंटल क्या कर रहा है, वस्तु का उत्पादन, 5 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहा है, और रोहन की शादी हो गई, रोहन के 2 बच्चे और हो गए, और इन दोनों बच्चों को क्या हुआ? रोजगार नहीं मिला, तो ये कहेंगे कि चलो हम भी खेती करेंगे। तो मान लीजिए कि एक लड़का मोहन हो गया और दूसरा लड़का सोहन हो गया, तो ये अब क्या होंगे कि एक लोग मिलके 2 एकड़ जमीन पे 5 क्विंटल का उत्पादन कर रहे थे, और अगर जो ये मोहन और सोहन भी आ जाएंगे, उत्पादन करने लगेंगे, तो 3 लोग भी मिलकर के 5 ही क्विंटल का उत्पादन कर पाएंगे, क्योंकि भूमि की उर्वरा शक्ति क्या है दोस्तों? निश्चित है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि श्रमिकों को बढ़ाते चले जाएंगे और उत्पादकता का स्तर बढ़ता चला जाएगा, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भूमि की क्या होती है? एक निश्चित उर्वरा शक्ति होती है। अगला, निम्नलिखित मदों में से कौन सा एक भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में अदृश्य प्राप्तियों में शामिल नहीं है? अदृश्य प्राप्ति में शामिल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो अदृश्य में एक होता है दोस्तों दृश्य मदे, और दूसरा होता है अदृश्य। दृश्य मदों में क्या आता है? व्यापार आता है। क्या? व्यापार आता है। जब एक देश दूसरे देश से क्या करता है? व्यापार करता है, ये दृश्य मदों में आता है। और अदृश्य मदों में क्या आता है? सेवाएं आती हैं। अदृश्य मदों में क्या आती है? सेवाएं आती हैं। तो सेवा, विदेशी यात्रा हो जाएगा, बीमा हो जाएगा, परिवहन हो गया। अब इन सारे क्षेत्रों में वो क्या हो सकते हैं? ये सेवा हो सकता है, लेकिन विदेशी बैंकों से ऋण ये सेवा के अंतर्गत दोस्तों नहीं आएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। चलिए बताइए। इस सेशन को दोबारा एक बार जरूर देखिएगा, जो लोग भी लेट से ज्वाइन किए हैं क्लास को।
इस कथन को एक बार इस प्रश्न को एक बार मतलब इस सेशन को एक बार और देखिएगा। भुगतान संतुलन में भुगतान संतुलन में असामान्य अवस्था की समस्या के प्रति मुद्रावादी दृष्टिकोण का निहितार्थ यह है कि असामान्य अवस्था एक अस्थायी घटना है और दीर्घकाल में भुगतान संतुलन में साम्य अवस्था का स्वतः ही सुधार हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो आपने पढ़ा होगा, मैंने बहुत बार आपको बताया कि भुगतान संतुलन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो ये बात बताया था कि एक देश का भुगतान जो होता है वो क्या होता है कि दीर्घकाल में हमेशा ही क्या होता है, संतुलित होता है। ठीक है, तो अल्पकाल में इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ सकता है, लेकिन दीर्घकाल में क्या होता है, एक देश का भुगतान संतुलन हमेशा ही क्या होता है, संतुलन की स्थिति में विद्यमान होता है। भुगतान जो होता है वो संतुलन की स्थिति में विद्यमान होता है। ठीक है, अगर जो संतुलन की स्थिति में विद्यमान नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था रन कर ही नहीं पाएगी भाई। अगर जो दीर्घकाल में भी भुगतान और संतुलन की समस्या विद्यमान रहे तो ऐसी स्थिति में वो अर्थव्यवस्था रन कहाँ कर पाएगी, फिर तो वो अर्थव्यवस्था दिवालिया निकल जाएगी। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न सही हुए और कैसा लगा आज का सेशन आपको। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी को टारगेट करते हुए मात्र 100 दिनों में आपके कंप्लीट इकोनॉमिक्स को यहाँ पे खत्म किया जा रहा है। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि मात्र 100 दिनों के अंदर अंदर आप पूरी इकोनॉमिक्स को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की बात करें तो इसमें इतने सारे टॉपिक है, इतने सारे सेक्शन है कि वो हर जगह ये प्रश्न है, हर जगह ये हर एग्जाम में ये सारे सेक्शन पूछे जाते हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में दोस्तों, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के को टारगेट करते हुए 100 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीट बैच आपका खत्म किया जाने वाला है, जहां पे ए टू जेड आपकी जितनी भी क्लासेस होंगी वो 12 बजे से लाइव होंगी। अगर जो आप लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो 24 से 48 घंटे के भीतर भीतर वो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे अगर जो आपकी इकोनॉमिक्स बहुत वीक है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो भी दोस्तों आप परेशान ना होइएगा। एक एक चीजें बिल्कुल सिंपल सटीक और साधारण भाषा में मैं आपको एप्लीकेशन पे क्लियर करने वाला हूँ। बस आप मुझे एप्लीकेशन पे ज्वाइन करिए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों, कुछ महीनों में ही अगर जो आपको सारी इकोनॉमिक्स की चीजें ना समझ में आने लगे तो फिर आप हमसे कह दीजिएगा कि सर हमको नहीं समझ में आया, हमने बैच खरीदा था। लेकिन अगर जो आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ेंगे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत ही कम समय में अपने आप को बहुत बेहतर स्थिति में पाएंगे और सफलता के चांसेस जो होंगे वो दोस्तों बहुत बढ़ जाएंगे। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आप पेपर दे के करके आइएगा, इतनी सारी चीजें आपको आपके पेपर में मिल जाएंगी कि मैंने उन सारी चीजों को एक बार नहीं, कम से कम उसका 5-5 बार रिवीजन कराया हो। तो बस आप ईमानदारी से हमारे साथ एप्लीकेशन पे जुड़िए, वहां पे सारे कॉन्सेप्ट आपको आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही साथ कंप्लीट आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि नोट्स के माध्यम से आप अपना बार बार रिवीजन करते रहिए। क्योंकि एक देखिए, कॉन्सेप्ट की क्लासेस पढ़ना ठीक है, लेकिन आगे की क्लासेस को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से जो पीछे क्लास आपने कर लिया उससे रिवीजन करते रहिए, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को सीख पाए और समझ पाए। टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा, आप टेस्ट दीजिएगा, देखिएगा कि कहाँ पे गलती हो रही है, उस गलती को सुधार करिएगा, फिर अगला टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी एक्यूरेसी बेहतर होगी और साथ ही साथ में आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी प्राप्त होती है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो आगामी कहीं भी कोई भी परीक्षा आती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड में, बिहार में, कहीं भी कोई परीक्षा आती है, जब उसका नया बैच प्रारंभ होगा तो आपको वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस जो है वो केवल और केवल 2000 रुपए है। तो आपको इस नंबर पे फीस पेमेंट करना होगा 9415 863 873। इस नंबर पे आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस पेमेंट करनी होगी और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करिए।
या व्हाट्सएप मैसेज करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड करके डायरेक्ट भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हैं आप नीचे दिए गए नंबर पे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया।